ओके, आज हम लोग एक्सेल फाइल हैंडलिंग देखेंगे पेंडास में। बेसिकली लास्ट टाइम हम लोगों ने थोड़ा बहुत कोड देखा था, बट आज शुरू से देखते हैं तो सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी एक फाइल है, किस नाम से, एक्सेल टेस्ट डेटा वन नाम से एक फाइल है। ठीक है, जो कि अ, हमारे डाउनलोड्स फोल्डर में पड़ी हुई है। फाइल देख लेते हैं हम लोग। ये हमारी फाइल है, एक्सेल टेस्ट डेटा वन। इसको ओपन करके हम लोग देखते हैं। हमारा डेटा कुछ इस तरीके से है। एक कॉलम है एमडी, एक dt1, एक rhob1। एमडी में कुछ डेटा है, dt1 में कुछ डेटा है, rhob1 में कुछ डेटा है। ठीक है, इस डेटा को हम लोग रीड करेंगे, उसमें कुछ मैनिपुलेशन करेंगे और अगेन एक एक्सेल फाइल क्रिएट करके उसमें मैनिपुलेटेड डेटा को स्टोर करेंगे। ठीक है, तो इस फाइल को हम लोग रीड करते हैं। तो पेंडास में एक्सेल फाइल को रीड करने के लिए हमारा जो कमांड है, पहले हम पेंडास इंपोर्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद पेंडास से एक्सेल फाइल रीड करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है, रीड एक्सेल। अगर एक्सेल फाइल है तो रीड एक्सेल, सीएसवी फाइल है तो रीड सीएसवी, जेसन फाइल है तो रीड जेसन। ठीक, इसके बाद हम लोग इसके अंदर एक पाथ पास करेंगे जिसमें हमारी फाइल होगी, मतलब फाइल का पाथ पास करेंगे। और इस फंक्शन में और भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं। अगर हम इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाएं तो ओके, ये नो डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है। ठीक है, फिलहाल हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे, इसके डीआईआर में देखेंगे फिर, अगर यहाँ डॉक्यूमेंटेशन इसका शो नहीं कर रहा है। ठीक, तो बेसिकली रीड एक्सेल में एक पैरामीटर मस्ट है पास करना, वो है फाइल का पाथ। क्या है? फाइल का पाथ। फाइल का पाथ हम लोग सेंड करेंगे इस फंक्शन में और ये फाइल हमारी रीड हो जाएगी। इसके अलावा और जो पैरामीटर है वो हम एक एक करके आगे देखेंगे। फाइल पाथ के अलावा और क्या क्या हम लोग पास कर सकते हैं। ठीक, तो हमने फाइल को रीड करके डेटा फ्रेम में डाला है जिसका नाम दिया है क्या, डीएफ। हम लोग वेरिएबल एक्सप्लोरर ओपन करते हैं और यहाँ पर डेटा फ्रेम हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो गया, एम डी डी टी वन आर एच ओ डी। बेसिकली जो हमारी एक्सेल फाइल की पहली रो होती है, पहली रो में जो कुछ भी लिखा होगा वो डेटा फ्रेम का कॉलम बन जाएगा बाय डिफॉल्ट। जो कुछ भी लिखा हो, अगर यहाँ पर सपोज पहली रो में वहाँ एक्सेल फाइल में MD1 की जगह 55 वगैरह लिखा होता तो वो कॉलम नेम बन जाते। जैसे अगर सपोज हमारे इस रो में कुछ और वैल्यू होती, सपोज ये वाली 55 66 और 2 होता तो ये कॉलम नेम बन जाता। ठीक है, तो पहली रो बाय डिफॉल्ट बनती है हमारी कॉलम नेम। तो ये हमने क्या किया, कॉलम, सॉरी, एक्सेल फाइल रीड कर लिया। अब अपने डेटा की शुरू की 5 रोज देखने के लिए कि हमारा डेटा किस तरीके से दिख रहा है, उसके लिए हम टाइप करेंगे क्या, df डॉट हेड। तो हमारे शुरू का डेटा डिस्प्ले हो जाएगा, शुरू की 5 रोज। इसी तरीके से एंड की 5 रोज अगर हमें देखनी है तो df डॉट टेल, एंड की 5 रोज दिख जाएंगी। अगर सपोज 5 से ज़्यादा आपको रो देखनी है तो उस केस में आप नंबर ऑफ रोज पास करोगे हेड फंक्शन में। तो हमें, हमने यहाँ पर 10 पास किया तो ये स्टार्टिंग की 10 रोज डिस्प्ले करेगा। ठीक है, स्टार्टिंग की 10 रोज। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि आखिर अगर डेटा फ्रेम में कुछ नैन वैल्यूज है, कुछ नैन वैल्यूज है, तो उस केस में हम उन नैन वैल्यूज को कैसे रिप्लेस करते हैं, कैसे रिप्लेस करते हैं। ठीक है, बेसिकली जो नैन वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, मशीन लर्निंग मॉडल में एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मशीन लर्निंग मॉडल नैन वैल्यू को हैंडल नहीं कर पाता है। तो जब भी हम डेटा रीड करेंगे तो डेटा रीड करने के बाद हम
उसमें से सारी नैन वैल्यू या तो डिलीट कर देंगे, या तो जिन जिन रो में नैन वैल्यू वो रो डिलीट कर देंगे, या फिर जिन जिन कॉलम में नैन वैल्यू उनको डिलीट कर देंगे। ये डिपेंड करेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा नैन वैल्यू नहीं है तो रो डिलीट करी जा सकती, बट बहुत ज़्यादा नैन वैल्यू हो गई तो रो भी नहीं डिलीट कर सकते, क्योंकि हमारा जो डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और मशीन लर्निंग मॉडल के लिए जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना अच्छे से वो परफॉर्म करेगा। तो अगर सपोज नैन वैल्यू डिलीट करने के चक्कर में हम लोगों ने 50% रो डिलीट कर दी तो हमारा डेटा आधा हो गया, तो मशीन लर्निंग मॉडल की परफॉर्मेंस आधी हो जाएगी। ठीक है, मतलब आधी तो नहीं होगी, हम लोग कह सकते हैं एक रेशियो से घट जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसा ना हो इसके लिए हम लोग या तो नैन को किसी वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम जितने होते हैं उनको हम लोग बाद में देखेंगे कि आखिर उन नैन वैल्यूज को, या मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ स्पेस पड़ा है रोज में, तो उनको कैसे रिप्लेस करेंगे, किन किन एल्गोरिदम से रिप्लेस कर सकते हैं, या डिलीट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये सब सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक, फिलहाल हम अपने डेटा फ्रेम में कुछ नैन वैल्यू डाल रहे हैं, तो हम अपने 0 और 1 बेसिकली अपने डेटा फ्रेम में दो जगह हम एमडी कॉलम में दो जगह हम लोग क्या डाल रहे हैं, np डॉट नैन वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं। अब हम लोग एक बार डेटा फ्रेम ओपन करके देखते हैं, तो हमारा क्या है, नैन नैन दो जगह चला गया। रैंडमली हमने ये सब सारी चीजें की हैं। ठीक है, रैंडमली कुछ भी, सॉरी रैंडमली नहीं कह सकते, जानबूझ के हम लोगों ने ये क्या किया है, डेटा में इंसर्ट किया है नैन वैल्यू। ठीक है, अब अगर हमें नैन वैल्यू को रिप्लेस करना किसी वैल्यू से, रो नहीं डिलीट करना, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, df डॉट फिल na, फिल na मतलब नैन, na मतलब नैन है, यहाँ पूरा nan नहीं लिखा हुआ। फिल na क्या करेगा, 0 से नैन वैल्यू को फिल कर देगा और वापस से एक डेटा फ्रेम रिटर्न करके देगा। तो वापस से हम क्या कर रहे हैं, ये जो डेटा फ्रेम आ रहा है उसको हम वापस से df में स्टोर कर दे रहे हैं। ठीक, तो इसको एग्जीक्यूट कराते हैं हम लोग और df अगेन देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर नैन की जगह 0 चली गई है। ठीक है, नेक्स्ट, सपोज हम अपने डेटा फ्रेम में कुछ रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं, कुछ वैल्यू ऐसी हैं जिनको हम नहीं चाहते कि हमारे डेटा फ्रेम में रहे, उनकी जगह कुछ और वैल्यू रहे, तो हम रिप्लेस मेथड का यूज करेंगे, जो कि डेटा पेंडास में ही है। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, df जिस डेटा फ्रेम में हमें रिप्लेसमेंट करना है, फिर रिप्लेस। ठीक है, उसके बाद दो चीजें हम पास कर रहे हैं। रिप्लेसमेंट कई तरीके से होता है। पहला पहला मेथड क्या है, हम लिस्ट पास करेंगे जिनको रिप्लेस करना है, और एक और लिस्ट पास करेंगे जिनसे रिप्लेस करना है। मतलब हमें 0 और 2 को रिप्लेस करना है 5 और 6 से पूरे डेटा फ्रेम में। तो पूरे डेटा फ्रेम में जहां जहां पर 0, 2 आया होगा वहां वहां पर 5, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डेटा फ्रेम ओपन करके, 2 काफी टाइम आया हुआ है, 2, 2, 2, 2 यहाँ पर है, और 0 ये दो पोजीशन पे है। ठीक है, तो इसको हम रिप्लेस करते हैं और देखते हैं। इसको हमने डेटा फ्रेम 2 में रिसीव किया रिप्लेसमेंट करने के बाद, तो डेटा फ्रेम 2 देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देख लीजिए, 2 की जगह 6 चला गया और 0 की जगह 5। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सपोज एक रेंज को आपको रिप्लेस करना है, पूरी पूरी एक रेंज को रिप्लेस करना है। डेटा फ्रेम में जितने भी 0 से लेकर 1000 के बीच के एलिमेंट हैं उनको पर्टिकुलर वैल्यू से रिप्लेस करना है। जैसे हमें 0 से रिप्लेस करना है, तो हमने क्या किया, पहले एक लिस्ट जनरेट की जिसमें क्या होंगे, 0 to 1000 एलिमेंट होंगे। इसका आउटपुट क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इतना सेलेक्ट करके इनपुट आउटपुट देखते हैं, तो हमें एक लिस्ट मिलेगी जिसमें 0 to 9000, सॉरी 999 वैल्यूज होंगी 0 से। ठीक है, 1000 करना तो यहाँ 1001 कर देंगे बस। ठीक, अब ये जितने भी एलिमेंट हैं ये किससे रिप्लेस हो जाएंगे, हमारे 0 से रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट कराते हैं और हम इसको कहीं स्टोर नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो हमारा देखो डेटा फ्रेम कुछ इस तरीके से हो गया। जितनी भी वैल्यू डीएफ डेटा फ्रेम में हमारी क्या थी, 0 से 1000 के बीच में थी, वो सारी रिप्लेस होती हुई दिख रही किसमें, 0 में। और जो वैल्यू हमारी 1000 के ऊपर है वो देखो कुछ वैल्यू यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर कुछ दिख रहे हैं जो कि 1000 से बढ़ गई। ठीक है, नेक्स्ट है डिक्शनरी के थ्रू रिप्लेसमेंट।
जैसे एक लिस्ट के थ्रू हमने यहाँ पर रिप्लेसमेंट किया था, उसी तरीके से डिक्शनरी के थ्रू कर सकते हैं। हम चाहते हैं 0 को रिप्लेस करना है 10 से और 2 को रिप्लेस करना है 100 से। ठीक है, तो उसकी एक डिक्शनरी बना के हम पास कर देंगे रिप्लेस मेथड में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट टू पोजीशन पे क्या था, हमारा 0 था, यहाँ पर आ गया 10 और 2 इस कॉलम में, पूरे इस कॉलम में 2 था, तो आ गया 100 आ गया। ठीक है, अब सपोज हमें किसी सेलेक्टिव कॉलम में रिप्लेस करने हैं, हम हर एक कॉलम में नहीं रिप्लेसमेंट चाहते हैं, हम किसी पर्टिकुलर कॉलम में रिप्लेसमेंट चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, अगेन एक डिक्शनरी बनाएंगे। ठीक है, और डिक्शनरी कुछ इस तरीके से होगी कि एमडी मतलब इस कॉलम में आपको 0 को रिप्लेस करना है और DT1 कॉलम में 66 को रिप्लेस करना है। बट ये रिप्लेस तो करना है, किससे रिप्लेस करना है ये हम बाद में बताएंगे। हम रिप्लेस करना चाहते हैं इन दोनों वैल्यूज को 100 से रिप्लेस करना चाहते हैं। तो एक बार डिक्शनरी हमने बनाई जिसमें थे कॉलम वाइज रिप्लेसमेंट, कॉलम में क्या क्या वैल्यू रिप्लेस करनी है, और फिर नेक्स्ट पैरामीटर था जिससे रिप्लेस करनी है। तो एग्जीक्यूट कराया तो हमारे MD1 में जो दो 0 0 थे वहाँ 100 आ गया, और DT1 में जितने भी 66, DT1 में 66 देखते हैं कहाँ पर है, और ये दो पोजीशन पे, और ये यहाँ पर 66 था, तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए 100। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, और आगे की कॉलम दिख नहीं रहे, तो फिलहाल हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। अगर देखना है तो इसको फॉर लूप लगा के आप लोग इटरेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, सपोज आप किसी एक सिंगल कॉलम में मल्टीपल वैल्यू रिप्लेस करना चाहते हैं, सिंगल कॉलम में मल्टीपल वैल्यू रिप्लेस करना चाहते हो, तो अगेन एक डिक्शनरी पास करेंगे, बट डिक्शनरी का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा, जिस कॉलम में आप रिप्लेसमेंट करना चाहते हो और जो जो वैल्यू रिप्लेस करना चाहते हो। ठीक है, हमने लिखा इस कॉलम में हम रिप्लेस करना चाहते हैं और वैल्यूज क्या क्या है, 0 को 100 से रिप्लेस करना है, 4 को 400 से रिप्लेस करना है। एग्जीक्यूट कराते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, MD में जहाँ पर 0 था वहाँ 100 आ गया, और जहाँ जहाँ 4 था वहाँ 400 आया होगा MD में। तो एक बार डेटा फ्रेम ओपन करके देखते हैं हम लोग, DF जो मेन ओरिजिनल डेटा फ्रेम है, यहाँ पर 4 तो कहीं नहीं दिख रहा है, सॉरी MD। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग कुछ और कर लेते हैं, वैल्यू 55 तो कर देते हैं। ओके, कुछ लास्ट से वैल्यू रिप्लेस करते हैं, 2000 को रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 2000 था लास्ट टाइम, ये देखिए यहाँ 2000 था 196 पे, अब क्या आ गया 400, और जहाँ जहाँ 0 था वहाँ 100 आ गया। अब रिप्लेसमेंट किसी कंडीशन पे हमें करनी है, अगर रिप्लेसमेंट किसी कंडीशन पे करनी है तो वो कैसे करेंगे। पहले तो कंडीशन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। ठीक है, हमने लिखा DF, हम DF के वो सारे कॉलम से आते हैं जो कि लेस है किससे, 2 से। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, जहाँ जहाँ लेस होगा 2 से वो हमें मिल जाएंगे वैल्यूज, और बाकी सब जगह हमें क्या मिलेगा, नैन वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि यहाँ पर क्या मिलता है हमें, अगर ये कंडीशन एग्जीक्यूट कराई जाती है तो हमें क्या मिलती है, नैन वैल्यू। क्या मिलती है, नैन वैल्यू। अब इस नैन वैल्यू का यूटिलाइजेशन आप लोग कर सकते हो, फिल नैन के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, फिल नैन से जो भी वैल्यू आप लोग फिल करना चाहते हो वो फिल भी कर सकते हो, और साथ ही साथ कोई रिप्लेसमेंट करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक, पहले तो यहाँ पर आप लोग फिल नैन भी यूज कर सकते हो कि आप डॉट फिल एन करके यहाँ पर कोई वैल्यू फिल कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पर इक्वल साइन लगा के वैल्यू इंसर्ट करा सकते हो। लेकिन फिल नैन के केस में क्या होगा, ये इसका जस्ट अपोजिट होगा, थोड़ा सा कहने में गड़बड़ होगी, यहाँ पर अपोजिट होगा। एक्चुअली ये दोनों
जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर लेस होगा वहां पर 1 जाएगा, और यहाँ पर जहाँ पर ग्रेटर होगा 2 से वहां पर फिल होगा। ठीक है, तो इसको पहले एग्जीक्यूट कराते हैं हम लोग, और डेटा फ्रेम देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो 2 था, 0 था, तो जितनी भी 2 से लेस थी वैल्यू वो सारी क्या हो गई, 1 हो गई। अब एक बार फिल एन करके देखते हैं हम लोग, तो 0 से फिल करते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, जितने भी नॉन जितने भी लेस थे किससे, 2 से, सॉरी एक थोड़ा सा डेटा फ्रेम मॉडिफाई हो गया, इस वजह से नहीं समझ में आ रहा होगा। एक काम करते हैं, डेटा फ्रेम असल में लास्ट टाइम हमने मॉडिफाइड कर दिया। यहाँ पर इस लाइन से मॉडिफाई, यहाँ तक अभी तक क्या हो रहा था, सिर्फ रिटर्न करके मिल रहा था, तो मॉडिफाई नहीं हो रहा था डीएफ। अभी यहाँ पर डायरेक्ट मॉडिफिकेशन हो जा रहा है। जब कंडीशन के साथ रिप्लेसमेंट करते हैं तो डायरेक्ट मॉडिफिकेशन हो जाता है। तो एक बार हम लोग फिर से डेटा फ्रेम रीड करते हैं, और डेटा फ्रेम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर सपोज 2 कर देते हैं हम लोग, और यहाँ पर भी 2 कर देते हैं। ठीक, अब एक बार यहाँ पर फिल एन करते हैं 0। तो यहाँ पर अब देखो, जितने भी 2 के अलावा 2 से क्या कहते हैं, इस कंडीशन को जो भी फॉल्स आए, इस कंडीशन को जो भी फॉल्स आ रहे थे वो सारे के सारे क्या हो गए, फिल हो गए किससे, 0 से। मतलब 2 से बड़े जितने भी थे वो सारे के सारे क्या हो गए, फिल हो गए, 0 से फिल हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, डेटा फ्रेम के अगर हमें कॉलम्स चाहिए तो डीएफ डॉट कॉलम से हम लोग डेटा फ्रेम के कॉलम्स ले सकते हैं, बट ये एक कॉलम्स टाइप का डेटा टाइप रिटर्न करता है। जैसे इसको सिर्फ एग्जीक्यूट कराते हैं तो हमारे साथ हमारे पास ये भी मिलेगा, इंडेक्स भी मिलेगा, फिर ये भी मिलेगा, तो उसका डेटा टाइप भी मिलेगा, हर चीज मिलेगी। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो सिर्फ और सिर्फ लिस्ट, तो उसको आपको लिस्ट में टाइप कास्ट करना पड़ेगा बस। तो लिस्ट में टाइप कास्ट करेंगे तो हमें सारे के सारे कॉलम मिल जाएंगे। इसी तरीके से रो अगर चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ df डॉट इंडेक्स करेंगे तो हमें एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा, और हम चाहते हैं हमें लिस्ट मिले तो उस केस में हम लिस्ट में इसको टाइप कास्ट कर लेंगे। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर ये कोड कहीं और होना चाहिए था, यहाँ पर गलती से आ गया। ये इटरेशन का कोड है, इटरेशन का कोड है, इटरेशन वाले इसको हम लोग इटरेशन के समय देखेंगे। ठीक, इसको अभी फिलहाल हम हटा रहे हैं, आगे इटरेशन है। नेक्स्ट है डीएफ में जो हमारा ओरिजिनल डेटा फ्रेम है उसमें अब हम एक काम करेंगे, इस डेटा फ्रेम में एक कॉलम ऐड करेंगे। कॉलम एडिशन का कोड हम लोग देख चुके हैं, बट उसको यहाँ पर परफॉर्म करके देखेंगे इस डेटा फ्रेम में, क्योंकि हमें डेटा फ्रेम मॉडिफाई करना है ना। तो इसमें हम मॉडिफिकेशन ये करना चाहते हैं कि एक और कॉलम ऐड करना चाहते हैं जिसमें हर एक कॉलम का सम पड़ा हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, DFMD1 प्लस DFMD सॉरी DT1 और DFRHOB1, इन तीनों का सम पहले निकालेंगे डायरेक्टली। इससे हमें एक कॉलम मिल जाएगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना एग्जीक्यूट कराएंगे तो सिर्फ एक कॉलम मिलेगा। ये चीज हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। इसी तरीके से सिर्फ इतना एग्जीक्यूट कराएंगे दूसरा कॉलम मिल जाएगा, और इसी तरीके से तीसरा कॉलम एग्जीक्यूट कराएंगे तो और एक चीज और हम लोगों ने देखी है, अर्थमेटिक ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करता है डेटा फ्रेम पे। एक डेटा फ्रेम ये है, एक डेटा फ्रेम ये है, एक डेटा फ्रेम ये है। हम तीनों को एडिशन करना चाहते हैं तो डायरेक्ट प्लस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें कोई स्केलर वैल्यू भी जोड़ सकते हैं, जैसे हमने लिखा DFMD। ठीक है, तो और इसमें अगर कोई स्केलर वैल्यू जोड़ेंगे तो हर एक कॉलम में, सॉरी हर एक रो में 1 जुड़ जाएगा। और अगर दो डेटा फ्रेम हम लोग जोड़ते हैं, ये चीज हम लोग पहले देख चुके हैं, दो डेटा फ्रेम जोड़ते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग रो सेम इंडेक्स वाली वैल्यूज जुड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तीनों कॉलम का सम इसमें रिटर्न कर रहे हैं, मतलब ऐड कर रहे हैं किसमें, टोटल में। ठीक, तो पहले MD1 फैच होगा, DT1 फैच होगा, और RHOB1 कॉलम फैच होगा, सब तीनों का सम होके टोटल में चला जाएगा। और फिर उसके बाद हम हेड डिस्प्ले कराते हैं कि टोटल गया कि नहीं गया। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 कॉलम है और फिर उनका सम है, 2 प्लस 66 68 प्लस 2 70 70 आउटपुट है। ठीक,
अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और एनालिसिस करके देखते हैं। सपोज हमें एम डी कॉलम का सम चाहिए, तो एम डी कॉलम का सम हम एम डी कॉलम डॉट सम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। कुछ डेटा एनालिसिस के फंक्शन भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग। फाइंड मीन, मिन, मैक्स, मीन, मीडियन, मोड, ये सारी स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो इनके थ्रू हम मिन मैक्स मिन मैक्स इवेलुएट कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं, ये तो हो गया हमारे सिंगल कॉलम के ऊपर परफॉर्मेंस हो गई। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम मल्टीपल कॉलम पे मिन मैक्स अप्लाई करके देखते हैं और इसका आउटपुट समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमने लिखा एम डी डी टी वन, डेटा फ्रेम एम डी डी टी वन। पहले सिर्फ और सिर्फ इतना एग्जीक्यूट कराते हैं, मैक्स को नहीं एग्जीक्यूट कराएंगे। ठीक है, इतना एग्जीक्यूट कराएंगे तो क्या आउटपुट आएगा, हमारे दो कॉलम आ जाएंगे। अब इन दो कॉलम पे एक बार अगर हम मैक्स रिटर्न कराएंगे तो इसका आउटपुट समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि इन दोनों कॉलम में जो मैक्स वैल्यू होगी वो रिटर्न होके नहीं आएगी। देखते हैं क्या रिटर्न होके आता है। आउटपुट आया क्या, दो चीजें आई हैं। एक तो एमडी का हमें मैक्स रिटर्न होके मिला है, दूसरा dt वन कॉलम का मैक्स रिटर्न होके मिला है। ठीक है, तो इंडिविजुअल मैक्स हमें रिटर्न होके मिला है, इसका और इसका। तो हर एक कॉलम का अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, हम लोग सीधे लिखेंगे df। मतलब सपोज हमारे पास 100 कॉलम है, हर एक कॉलम का मैक्स निकालना तो क्या करेंगे, यहाँ पर कॉलम का नाम लिखना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या कर सकते हैं हम लोग, df डॉट कॉलम्स, और इसको लिस्ट में टाइप कास्ट कर देते हैं। तो इससे हमें क्या मिल जाएगी, एक लिस्ट मिल जाएगी जिसमें सारे कॉलम पड़े होंगे, तो ऐसे हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है, सॉरी। टाइप कास्टिंग स्मॉल ब्रैकेट से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हमें हर एक कॉलम मिल जाएंगे। अब इसका मैक्स हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चारों कॉलम का हमें क्या मिल गया, मैक्स। इसी तरीके से मीन निकाल सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं, मोड निकाल सकते हैं। हर एक जितने भी एनालिटिक फंक्शन दिए गए हैं हम निकाल सकते हैं, उन सभी फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं इंडिविजुअल कॉलम पे। ठीक है, ओके, आगे कुछ और हम कोशिश करते हैं। आगे हम ये करना चाह रहे हैं कि पहले तो एक डेटा फ्रेम हम क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, एक डेटा फ्रेम क्रिएट करने जा रहे हैं जिसमें हम क्या रखेंगे, हर एक कॉलम का सम रखेंगे। क्या रखेंगे, हर एक कॉलम का सम रखेंगे। ठीक है, हर एक कॉलम का नहीं, बेसिकली हम लोग करने जा रहे हैं dt वन और rho वन, दो कॉलम का सम रखने जा रहे हैं। ठीक है, मतलब कॉलम वाइज सम। तो एक डेटा फ्रेम हमें क्रिएट करना पड़ेगा। एक्चुअली हमारा टास्क, हम ये टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हैं कि ये जो चार कॉलम आए हैं, हम चाहते हैं कि लास्ट में एक रो ऐड हो जाए और उसमें हर एक कॉलम का सम आए, हर एक कॉलम का सम आए। ठीक है, तो हम ये चाह रहे हैं, जैसे हम लोगों ने ये कॉलम ऐड किया जिसमें हर एक कॉलम का सम है, मतलब कैसे, रो वाइज सम है। ठीक है, और लास्ट में हम एक रो ऐड करना चाह रहे हैं जिसमें सिंगल एक कॉलम का सम हो, फिर दूसरे कॉलम का सम हो, तीसरे कॉलम का सम हो। ठीक है, लेकिन पहले हम करेंगे दो कॉलम का सम, फिर उसके बाद हम सभी का करेंगे, लेकिन पहले दो दो का करेंगे। और दो कॉलम का सम करने से क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी और उन प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करेंगे वो देखेंगे। सपोज दो ही कॉलम का सम किया तो उसके बाद नीचे की बाकी दो कॉलम में क्या जाना चाहिए, ये चीज पहले देखेंगे। ठीक है, जैसे अगर सपोज हमारा डेटा फ्रेम ये है और हम सिर्फ और सिर्फ दो ही कॉलम, इसका और इसका कॉलम का सम अगर ऐड करते हैं, मतलब लास्ट रो में ऐड करते हैं, तो इन दो कॉलम में क्या जाना चाहिए ये देखेंगे पहले। ठीक है, एटलीस्ट बाय डिफॉल्ट क्या जाता है वो देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो हम दो कॉलम का सम निकाल रहे हैं, तो dt1 rho1, इन दोनों का सम पहले निकालेंगे और स्टोर कर देंगे किस में, सम रो में रिटर्न स्टोर कर देंगे। ठीक है, अब ये सम रो पहले देखते हैं इसका टाइप क्या है। सम रो हमारी एक सीरीज है, डेटा फ्रेम नहीं है। ठीक है, तो डेटा फ्रेम में हम डेटा फ्रेम ऐड कर सकते हैं, सीरीज नहीं। तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, डेटा फ्रेम में। तो डेटा फ्रेम में टाइप कास्ट करने के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं क्या करना है, pd डॉट डेटा फ्रेम, और डेटा में यही डेटा डाल देना है। बट अगर सिर्फ और सिर्फ हम इतना लिखते हैं
डेटा में ये डेटा फ्रेम को डालते हैं, डॉट टी को भी भूल जाते हैं, सिर्फ इतना एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। हमारा आउटपुट किस तरीके से आया, इस तरीके से आया। मतलब हमें ये हो जाएंगे इंडेक्स, हमारे लिए ये इंडेक्स हो जाएंगे और ये हो जाएगा क्या, हमारा कॉलम नेम हो जाएगा। जबकि हमारा डेटा फ्रेम में उल्टा है, डेटा फ्रेम में हमारे क्या है, कॉलम नेम ये है DT1 RHOB1, इंडेक्स में 0 1 2 3 है, यहाँ पर उल्टा हो गया, DT1 RHOB1 इंडेक्स बन गया और ये रो बन गया। तो इस डेटा फ्रेम को हमें क्या करना पड़ेगा, डॉट टी, मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, डॉट टी किसे रिप्रेजेंट करता है, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, करके देखते हैं ट्रांसपोज। ठीक है, पहले इतना एग्जीक्यूट कराते हैं और डेटा सम में डीएफ सम में डालेंगे, इस डेटा फ्रेम को डीएफ सम में डालते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं। तो हमारा देखो उस फॉर्मेट में हो गया, बट स्टिल प्रॉब्लम क्या है हमारी, प्रॉब्लम ये है कि इस डेटा फ्रेम में तो DT1 RHOB1 है, बट हमारा जो ओरिजिनल जिसमें हमें कॉन्केटिनेट करनी है रो, उसमें 4 कॉलम है, उसमें 4 कॉलम है। तो अब प्रॉब्लम ये है कैसे किया जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस जो हमारा जो डेटा फ्रेम है, उस डेटा फ्रेम को री इंडेक्स करेंगे। री इंडेक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो री इंडेक्स करते हैं किसके बेसिस पे, जो हमारा ओरिजिनल डेटा फ्रेम है उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, री इंडेक्स करेंगे। तो हमें डीएफ सम को री इंडेक्स करना है, तो डीएफ सम डॉट री इंडेक्स, मतलब इसको इस डेटा फ्रेम को री इंडेक्स करना है, लेकिन किसके बेसिस पे, जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम है उसके कॉलम के बेसिस पे। तो हम री इंडेक्स करके वापस से डीएफ सम में स्टोर करते हैं। अब देखते हैं हमारा डेटा फ्रेम कैसा बनता है। देखो, तो बाय डिफॉल्ट री इंडेक्स करने पे क्या होता था, जिस कॉलम में वैल्यू नहीं होती थी उनमें बाय डिफॉल्ट चली जाती थी नैन वैल्यू, बाय डिफॉल्ट चली जाती नैन वैल्यू, और जिसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती थी उसमें वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, तो हमारा डेटा फ्रेम बन गया। अब इसको हमें क्या करना है, डायरेक्टली डीएफ में अपेंड कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्टली डीएफ में अपेंड कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट जब तक इसके इंडेक्स सॉरी कॉलम नेम मैच नहीं करेंगे तब तक थोड़ा सा मुश्किल होगा। एक बार कॉलम बिना मैच कराए हम लोग अगर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक बार बिना कॉलम मैच कराए, मतलब इसमें DT1 RHOB1 होगा कॉलम में, और ओरिजिनल में जिसमें हमें अपेंड करना है उसमें 4 कॉलम होंगे। तो एक बार अपेंड कराने की कोशिश करते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 कॉलम नेम के साथ। तो हमारा डीएफ सम कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इस तरीके से अब इसको डायरेक्ट अपेंड करेंगे। तो जब रो रो हमें ऐड करना होता है तो क्या करते हैं, अपेंड करते हैं। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। तो डीएफ डॉट अपेंड, किसको अपेंड करना है हमें, डीएफ सम को, एग्जीक्यूट। अब यहाँ पर देखो क्या गया है, बाई डिफॉल्ट नैन वैल्यू गई है, बाई डिफॉल्ट नैन वैल्यू गई है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई है यहाँ पर, जो इंडेक्सिंग हुई है हमारी वो किससे हुई है, 0 से हुई है। ठीक है, 0 से नहीं, 0 से हुई है। ठीक, अ, अगर आप चाहते हो कि इस तरीके से अगर सम करोगे तो नैन वैल्यू ये अपनी चली जाएगी, आपको इस तरीके से नैन डालने की जरूरत नहीं है, सॉरी री इंडेक्स करने की जरूरत नहीं है कॉलम को। ठीक है, लेकिन इंडेक्सिंग क्या होगी हमारी, 0 हो गई। तो इस इंडेक्सिंग को अगर हमें दूर करना है तो पहले डीएफ सम को हम क्या करते हैं, इसके इसके कॉलम के सॉरी ओरिजिनल डेटा फ्रेम के कॉलम के हिसाब से री इंडेक्स करेंगे, और साथ ही साथ एक चीज और करेंगे अपेंड करते समय, इस कॉलम इस डीएफ सम को अपेंड करते समय क्या, इग्नोर इंडेक्स में एक पैरामीटर, इग्नोर इंडेक्स नाम का एक पैरामीटर है जिसमें ट्रू पास करेंगे। ठीक है, ट्रू पास करेंगे तो इस केस में क्या होगा कि हमारा जो डेटा फ्रेम होगा उसमें जो इंडेक्सिंग होगी वो ओरिजिनल डेटा फ्रेम के हिसाब से इंडेक्सिंग होगी। जैसे इसको एग्जीक्यूट कराते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देखो 196 के बाद क्या आया, 197। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, डेटा फ्रेम में 2 मॉडिफिकेशन किए। एक तो एक कॉलम ऐड किया जिसमें सम होगा, ठीक है, और एक रो ऐड की है सबसे लास्ट में जिसमें अच्छा ये डीएफ फाइनल में हम लोगों ने किया, डीएफ फाइनल, डीएफ फाइनल एक टोटल नाम का कॉलम ऐड किया है और एक रो ऐड की है जिसमें हर एक कॉलम का इंडिविजुअल सम होगा। तो एक्चुअली 2 ही कॉलम का ही हमने किया है, इन दोनों का नहीं किया, एमडी और DT1 का नहीं किया। नहीं, एमडी और
टोटल का नहीं किया। ठीक, फिर इसको आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, इसमें भी वैल्यू डाल के सम करके देख लेना। फिलहाल इसी को अभी हमें क्या करना है, खैर इसमें अभी कुछ और मॉडिफिकेशन करने के बाद फिर वापस से इसको हम एक्सेल फाइल में राइट करेंगे। अब आगे देखते हैं, हम लोग कुछ और चीज़ें देखते हैं। सपोज हमें डीएफ में एक और कॉलम ऐड करना है, एक और कॉलम ऐड करना है। तो कॉलम ऐड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, इस तरीके से किया था, टोटल इक्वल्स टू जो भी वैल्यू आपको डालनी है वो इस तरीके से सम करके आप डाल दीजिए। ठीक है, लेकिन सपोज हमें डीएफ में एक कॉलम ऐड करना है और उसकी कोई एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करना चाहते हैं, कोई एक डिफ़ॉल्ट, हर एक कॉलम का सम या कुछ नहीं करना चाहते, कोई एक स्केलर वैल्यू या कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग या कुछ भी कोई एक सिंगल वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, तो उस केस में इंसर्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे। किसका? इंसर्ट फंक्शन का। तो हम कुछ और मॉडिफिकेशन करने जा रहे हैं डीएफ फाइनल में। हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर फोर्थ पोजीशन पे एब नाम का कॉलम होगा हमारा और उसमें वैल्यू होगी 2। फोर्थ पोजीशन, फोर्थ कॉलम, कॉलम नेम और उसमें वैल्यू क्या होगी। ठीक है, उसको एग्जीक्यूट कराते हैं हम लोग और अब देखते हैं हम अपने डीएफ फाइनल को। तो हमारे फोर्थ पोजीशन पे एक कॉलम ऐड हो गया, ठीक है, जिसमें सब में 2 पड़ा हुआ। सपोज सब में नैन वैल्यू डालनी थी तो कैसे करेंगे, तो हम अगेन फोर्थ पोजीशन पे एब टू टू नाम से एक ऐड कर रहे हैं, कुछ भी रैंडम नाम ले लिया है। ठीक है, तो टू टू नाम का कॉलम ऐड कर रहे हैं, उसमें सब में नैन वैल्यू डालना है। तो नैन वैल्यू के लिए आपको डायरेक्ट पाइथन में नैन वैल्यू नहीं मिलेगी, आपको नम पाई का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो नम पाई डॉट नैन, इसको हम इंसर्ट कर रहे हैं। एक और कॉलम हमारा इंसर्ट हो गया होगा, ये ऐड हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद एक और कॉलम ऐड कर रहे हैं, बट इस टाइम हम क्या करना चाह रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर ऑलरेडी इस फ्रेम में जो डेटा फ्रेम में जो एक कॉलम है एमडी नाम का, इसी को कॉपी करके एक और कॉलम बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस बार सिंगल वैल्यू नहीं, मल्टीपल वैल्यू, मतलब एमडी में जो वैल्यू वही वैल्यू हम ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो या तो हम कर सकते हैं क्या, एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, जो भी हम लोग डेटा फ्रेम ऐड करना चाहते हैं, जो भी कॉलम ऐड करना चाहते हैं उसका नाम देते हैं। जैसे हम यहाँ पर ABB1 ऐड करना चाह रहे हैं इक्वल्स टू DFMD, ये भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर इंसर्ट फंक्शन को कॉल कर सकते हो। आप बताओगे फोर्थ पोजीशन पे ऐड करना है, यहाँ पर आप पोजीशन नहीं डिफाइन कर सकते, यहाँ पर कर सकते हो फोर्थ पोजीशन पे। जैसे यहाँ पर अगर चाहते हैं हम लोग फर्स्ट पोजीशन पे आए, ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन या सेकंड पोजीशन, जो आप पोजीशन दोगे उस पोजीशन पे ऐड होगा। सेकंड पोजीशन, कॉलम का नाम और क्या वैल्यू इसमें स्टोर करनी है। एग्जीक्यूट डीएफ फाइनल और यहाँ पर देखो अब की बार एड 1 यहाँ पर ऐड हुआ, लास्ट में नहीं ऐड हुआ। ठीक है, सपोज कोई स्ट्रिंग स्टोर करना चाहते हो पूरे कॉलम में, तो आप इस तरीके से एक स्ट्रिंग वैल्यू भी पास कर सकते हो। ठीक है, तो फोर्थ पोजीशन पे अब कुछ स्टैटिस्टिक फंक्शन और देखते हैं हम लोग। जैसे ग्रुपिंग, ग्रुपिंग कैसे करते हैं हम लोग, इस डेटा फ्रेम में कुछ ग्रुपिंग हम करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। पहला है df डॉट शॉर्ट वैल्यू। शॉर्ट वैल्यू अभी हम लोग सॉर्टिंग कैसे करते हैं वो पढ़ना है, बस यहाँ पर अभी इस डेटा फ्रेम को मॉडिफिकेशन करके वापस एक्सेल फाइल में स्टोर करते हैं, फिर सॉर्टिंग वॉर्टिंग और ग्रुप बाई ये सब सारी चीज़ें अलग से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बस सिंपली यहाँ पर देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। ठीक, हमने df डॉट शॉर्ट वैल्यू बाई dt1 किया है। ठीक है, शॉर्ट वैल्यू बाई dt1, तो हम डेटा फ्रेम, पूरे डेटा फ्रेम को सॉर्ट करने जा रहे हैं dt1 के बेसिस पे। ठीक है, dt1 के बेसिस पे। तो ट्रिपल डी एक हमारा डेटा फ्रेम बना है जिसमें किसके बेसिस पे सॉर्ट हुई है वैल्यू, dt1, तो सबसे ऊपर आ गई 66 66 66। और हाँ, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी रो में वैल्यू थी वो इधर आएगी। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी रो में वैल्यू थी, जैसे
ओरिजिनल डेटा फ्रेम भी हम देखते हैं, वो भी देखते हैं, दोनों देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखो 66 66 66 और ये 66 66। ठीक है, तो ये पूरी रो पहले ऊपर आई है। ठीक है, पूरी रो आई है, फिर ये वाली पूरी रो आई है, फिर उसके बाद ये वाली पूरी रो आई है। ठीक है, 158 90 62 158, और फिर उसके बाद ये पूरी रो आई है। मतलब ये पूरी रो शफल होंगी किसके बेसिस पे? DT1 की वैल्यू के बेसिस पे। किस बेसिस पे? DT1 की वैल्यू के बेसिस पे, और वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रुप बाई। ग्रुप बाई क्या होता है? ठीक, बेसिकली ये ग्रुप फॉर्म करता है किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के बेसिस पे। ठीक, ग्रुप बाई भी पढ़ना है, सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, परेशान नहीं होना है। इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं, सिर्फ और सिर्फ इतना डेटा फ्रेम में। ठीक है, इसको डेटा फ्रेम में ही लेना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्ट ग्रुप एक डेटा फ्रेम नहीं रिटर्न कर रहा है, तो इसको डेटा फ्रेम में ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो df डॉट ग्रुप बाई dt1 और काउंट, इतना एग्जीक्यूट कराते हैं हम लोग, काउंट के साथ एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, अदरवाइज हमें वो एक ऑब्जेक्ट मिल रहा था, उसको हम लोग इंटरप्रेट नहीं कर पाते अच्छे से। ठीक है, तो एक काउंट के थ्रू हम लोग एग्जीक्यूट करा रहे हैं इसको, ग्रुप बाई dt1 और काउंट। हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से आया है। इसको हम लोग डी डी ट्रिपल डी में ओपन करते हैं, देखते हैं। नहीं, इसको स्टोर नहीं किया हम लोगों ने, स्टोर करते हैं एक बार। डॉट डी है। तो ग्रुप बाई हमने किया है क्या? DT1, DT1 के बेसिस पे ग्रुप बाई किया, फिर काउंट किए। ठीक है, टोटल हमें 66 कितने मिल रहे हैं? 4 मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 4 मिल रहे हैं। ठीक, और 200 कितने मिल रहे हैं? 193 मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 193 मिल रहे हैं। तो इसका आउटपुट यही आया है कि टोटल 66 हमें मिल रहे हैं। 4 4 4, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एमडी में कितनी रोज है, RHOB1 में कितनी रोज है, और टोटल में उसी तरीके से 200 की कितनी रोज है एमडी में, 193 में, 199 में। ठीक है, 193। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा जितने भी इंडिविजुअल वैल्यूज होंगी किसी डेटा फ्रेम में, जितनी भी इंडिविजुअल वैल्यू होंगी, उनका काउंट ये रिटर्न करके देगा। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। हम एक नया डेटा फ्रेम बनाते हैं इसको समझने के लिए। हम लिख रहे हैं डी डी इक्वल्स टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम, और यहाँ पर हम लोग एक नया डेटा फ्रेम बनाते हैं। तो 1111, और इस डेटा फ्रेम पे हम लोग ग्रुप बाई करते हैं। यहाँ पर यहाँ पर काउंट काउंट भी स्टोर करना पड़ेगा। सॉरी,
तो यहाँ पर आउटपुट देखते हैं। तो बी बी में टोटल इंडिविजुअल वैल्यू, पहले हम डेटा फ्रेम देखते हैं। डीडी में डेटा फ्रेम क्या है। डेटा फ्रेम कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो पहले तो जितनी इंडिविजुअल वैल्यू होंगी वो आ जाएंगी। इसमें इंडिविजुअल वैल्यू कौन कौन सी थी, 1 है, 12 है, 2 है और 3 है। तो 1 है, 2 है, 3 है और 12 है। 1 है, 2 है, 3 है और 12 है। ये 3 इंडिविजुअल हमारी वैल्यूज है, ठीक है। अब कुछ और चीज़ें देखते हैं हम लोग। इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन हम करते हैं, थोड़ा सा और समझाते हैं। अभी थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन बस करेंगे। यहाँ पर 1 1 और ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ग्रुप बाय किया है। किसके ग्रुप, किसके बेसिस पे, बी के बेसिस पे हमने ग्रुप किया है। और फिर हमने बी के बेसिस पे क्या किया, सॉर्ट भी किया है। बाद में हमने क्या किया, पहले तो ओरिजिनल हमारा डेटा फ्रेम इस तरीके से है, ठीक। अ, अब एक काम कर रहे हैं, हम इसको सॉर्ट कर दे रहे हैं, बी के बेसिस पे सॉर्ट कर दे रहे हैं, तो इसको समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। तो हमने सॉर्ट किया इसको। सॉर्ट क्लिक करने पे ही सॉर्ट हो जाता है, बस इस पे आप क्लिक करो, अगर ये न्यूमेरिक वैल्यू है तो ये सॉर्ट कर देगा, ठीक। अब उसके बाद आउटपुट समझने की कोशिश करते हैं। इसमें इंडिविजुअल वन कितने थे, सॉरी इंडिविजुअल वैल्यू कितनी थी, 1 था, 2 था, 3 था, 12। तो 1 2 3 12, ये चार चीजें तो आ गई, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग ए में क्या क्या वैल्यू है इसको समझते हैं। ये चीजें कहाँ से आ रही है। तो 1 के करस्पॉन्डिंग ए में कितनी वैल्यू है, 1 है। 2 के करस्पॉन्डिंग इंडिविजुअल वैल्यूज कितनी हैं यहाँ पर, ये समझना है, ठीक है। यू 2 के करस्पॉन्डिंग, 2 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर दिखा रहा है 3। तो 2 के करस्पॉन्डिंग 1 2 3 वैल्यूज है, ठीक। फिर उसके बाद 3 में 1 है और 12 में 1 है। तो ये वैल्यू दिखा रहा है क्या, इसके करस्पॉन्डिंग क्या क्या वैल्यूज है, हर एक कॉलम के करस्पॉन्डिंग, मतलब हर एक इंडिविजुअल वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कितनी कितनी वैल्यूज दूसरे कॉलम्स में ये डिस्प्ले कर रहा है, ठीक। कुछ और ग्रुप बाई करते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये तो काउंट है, कुछ और चीज़ें करते हैं तो और क्लियर होगा। जैसे हमारा एक और डेटा फ्रेम लेते हैं हम लोग, डीएफ बना हुआ है। डीएफ में ही एक बार फर्स्ट को एग्जीक्यूट कराते हैं। डीएफ ग्रुप बाई dt1 और फर्स्ट, इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, इसको समझते हैं हम लोग। तो 66 वाला जो ग्रुप होगा, 66 वाला ग्रुप डीएफ में सॉर्ट करते हैं, इसको सॉर्ट करते हैं डी एफ डी टी वन के बेसिस पे। इस ग्रुप में जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो कौन सा है, इस ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट एम डी का 2 है, आर एच बी वन का क्या है 2 है, और टोटल का क्या है 70 है, ठीक है। उसी तरीके से 200 वाले ग्रुप में पहला क्या है 55 है इसका एम डी का, आर एच ओ बी वन का क्या है 2 है, और टोटल का क्या है हमारा 275 है। तो यहाँ पर क्या है 55 275। इसी तरीके से मैक्स देखते हैं, मैक्स एग्जीक्यूट कराते हैं। तो पहले ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप बनाने के लिए सॉर्ट कर देना है एकदम, ठीक। तो अगेन dt1 को ग्रुप बनाया है हमने, तो जब इसको सॉर्ट करेंगे तो ग्रुप बन जाएंगे इसके, मतलब जो सिमिलर एलिमेंट होंगे उनके ग्रुप बन जाएंगे, ठीक। अब हर एक ग्रुप में रो के करस्पॉन्डिंग मैक्स वैल्यू, मतलब इस ग्रुप में मैक्स वैल्यू क्या है 100 है एमडी का, तो यहाँ पर देखो 100 आना चाहिए। एमडी एग्जीक्यूट करके करा है हम लोगों ने, अच्छा सिर्फ इतना एग्जीक्यूट कराना हमें। हाँ यहाँ पर देखो, तो 66 ग्रुप में मैक्सिमम क्या है 100 है, आर एच ओ बी वन में क्या है 2 है, इन चार में मैक्सिमम क्या है 2 है, और टोटल कितना है, टोटल में क्या है मैक्स 168, तो 168। अगेन 200 वाले ग्रुप में हमारा 2000 है मैक्सिमम, मतलब लास्ट जो वैल्यू होगी वो 2000। और फिर आर एच ओ बी वन में 2 है और टोटल में 2202,
उसमें जो होगा 2202 होगा, ठीक है, 2000 इसका। तो इस तरीके से ग्रुप बाई काम करता है। तो ग्रुप बाई का मतलब क्या है, जितने भी इंडिविजुअल वैल्यू होंगे उनके पहले ग्रुप फॉर्म हो जाएंगे, ग्रुप फॉर्म होने के बाद उनमें जो भी आप फंक्शन अप्लाई करोगे, काउंट, मिन, मैक्स, जो भी फंक्शन अप्लाई करोगे वो होगा, ठीक। इसी तरीके से मिनिमम को देखते हैं, मिन को देखते हैं हम लोग, ट्रिपल डी। तो मिन में क्या बता रहा है, 66 वाले ग्रुप में मिनिमम एमडी का 2 है, आरएचओबी 1 का 2 है और टोटल का 70। इसी तरीके से 200 वाले ग्रुप में एमडी का 55, आरएचओबी 1 का 2 है और टोटल का 275, ठीक है। अ, अब चाहते हैं कि हम एक चीज और करना चाहते हैं, ये कि जितने भी डेटा फ्रेम है उन सब पूरे डेटा फ्रेम पे ग्रुप बाई करेंगे dt1, और फिर ग्रुप बाई करने के बाद हम सम निकालेंगे हर एक कॉलम वाइज। पहले तो इतना एग्जीक्यूट करते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं। वैसे इसको, ठीक है ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस लाइन का मतलब क्या है, जब हमने यहाँ पर चार कॉलम, तीन कॉलम लिखे हैं, हमारे डेटा फ्रेम में चार कॉलम है, ठीक है, हमारे डेटा फ्रेम में चार कॉलम है, हम सिर्फ तीन कॉलम पे ग्रुप बाई अप्लाई करेंगे और dt1 के बेसिस पे करेंगे। लेकिन याद रखना यहाँ पर dt1, अच्छा एक बार इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, फिर बताते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट कराते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं। डीएफ सब में हमने डाला है इसका आउटपुट, ठीक है। तो अगेन क्या हुआ होगा, ग्रुप हुए होंगे किसके बेसिस पे, dt1, तो दो ग्रुप बने 66 और 200 बने हैं, ठीक है। अब इसमें आउटपुट गया 194 और गया क्या है, सम, सम गया है। तो सम हुआ क्या होगा, जो हमारा ये डेटा फ्रेम है 90 94, यहाँ पर 66, ठीक है, यहाँ पर 94 कैसे गया, पहले इसको हम ग्रुप करते हैं 66 और 200। अब इसके बाद इस ग्रुप में जितने भी एमडी के कॉलम होंगे इन सब का क्या गया होगा, सम गया होगा किसमें, इसमें। तो 224 90 94 100 194, तो यहाँ पर क्या 194, और आर एच ओ बी वन में क्या गया होगा 22228। इसी तरीके से 200 में 200 वाले का सम, और आर एच ओ बी वन में अगेन 200 वाले ग्रुप का सम गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इंडिविजुअल कॉलम पे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, पूरे डेटा फ्रेम पे अगर नहीं अप्लाई करना है पूरे, जैसे अभी तक कर रहे थे तो हर एक कॉलम का आउटपुट आ रहा था, एमडी का भी, आरएचओबी 1 का भी, टोटल का भी। लेकिन किसी सेलेक्टिव कॉलम पे करना है तो उस कॉलम सेलेक्ट करके उस पर ग्रुप बाई अप्लाई कर देना है, ठीक। और इसका जो भी आउटपुट आ रहा है उसको हम डीएफ सब में स्टोर कर रहे हैं, किसमें, डीएफ सब में स्टोर कर रहे हैं, ठीक। तो डीएफ सब हमारा कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक। तो अभी हमने दो डेटा फ्रेम बनाए हुए हैं, एक है हमारा डीएफ फाइनल है और एक डीएफ सब है, ठीक है। इन दोनों को हम लोग राइट करेंगे एक्सेल सीट की दो सीटों में, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि एक्सेल सीट में दो सीटें, दो या दो से ज़्यादा भी सीटें हो सकती हैं, है ना। तो दो सीटों में रीड कैसे करेंगे, राइट कैसे करेंगे, वो आप देखेंगे। पहले राइट करते हैं फिर रीड करेंगे, ठीक है, पहले राइट करेंगे फिर रीड करेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, एक डीएफ सब को राइट करने वाले हैं और डीएफ फाइनल को राइट करने वाले हैं, किसको, डीएफ फाइनल को, ठीक है। तो इनको वापस से हम एक्सेल में स्टोर करने वाले हैं। तो करेंगे क्या, सबसे पहले एक्सेल राइटर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फाइल ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो एक्सेल राइटर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें अगेन पीडी डॉट एक्सेल राइटर को एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। एक होता है एक्सेल रीडर भी होता है, एक एक्सेल राइटर भी होता है। तो अभी फिलहाल एक्सेल रीडर के बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग, एक एक्सेल राइटर जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक। एक्सेल राइटर क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, पहले तो यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करेगा। हम आउटपुट नाम से फाइल को रखना चाहते हैं, आउटपुट नाम, आउटपुट डॉट एक्सएल एस एक्स नाम से रखना चाहते हैं फाइल को। और कहाँ पर, डी के अंदर, ट्यूब के अंदर आउटपुट, आउटपुट नाम की फाइल होगी, ठीक है, डी के अंदर, ट्यूब के अंदर आउटपुट डॉट एक्सएल एस एक्स, ठीक। तो पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसको राइटर में रिसीव करते हैं, राइटर में रिसीव करते हैं। अब उसके बाद
जिस डेटा फ्रेम को राइट करना है हमें, उस डेटा फ्रेम का नाम लिखेंगे। जैसे दो चीजें तीन चीजें हम लोग कर लेते हैं, तीन शीट में कर लेते हैं। एक डीएफ फाइनल, एक ये जो ट्रिपल डी वाला बनाया था इसको भी कर लेते हैं, और डीएफ सब को भी। ठीक, तो हम लोग करेंगे क्या, कैसे राइट करेंगे? हम लोग डेटा फ्रेम का नाम लिखेंगे डीएफ अंडरस्कोर सब डॉट टू एक्सएल। ठीक है। अ, वैसे यहाँ पर आप कुछ भी सीएसवी है तो टू सीएसवी, तो सीएसवी का ऑब्जेक्ट बना के टू सीएसवी कर सकते हो, टू एक्सएल कर सकते हो, टू जेसन कर सकते हो। वो फिर बाद में देखते हैं, अभी फिर सिर्फ एक्सेल पे कंसंट्रेट करते हैं। ठीक, तो डीएफ को टू एक्सेल में करना है। वहां पर आप पास करोगे क्या, वो एक्सेल राइटर का ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो आप लोगों ने क्रिएट किया है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस राइटर को यहाँ पास कर देंगे। ठीक है, राइटर को पास कर दिया। अब किस शीट में आपको इंसर्ट करना है डेटा को, यहाँ शीट नेम देंगे शीट 3। ठीक है, शीट 3 सब डीएफ सबको शीट 3 में कर रहे हैं। ट्रिपल डी डेटा फ्रेम जो हमारा ये था, कुछ भी नाम दे सकते हैं, अभी रैंडम नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको माइंड नहीं करना। ठीक है, कोई भी रैंडम नाम दिया हुआ है। तो राइटर ऑब्जेक्ट में अगेन हम लोग क्या पास कर रहे हैं, शीट 1, सॉरी, राइटर ऑब्जेक्ट कर रहे हैं टू एक्सेल में। अगेन हम राइटर ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, और शीट जिस शीट में राइट करना है, शीट 1 में ट्रिपल डी को, शीट 3 में डीएफ सब को, और शीट 2 में डीएफ फाइनल को राइट कर रहे हैं। राइट करने के बाद हमें सेव करना पड़ेगा, तब जाके एक्चुअल में राइटिंग परफॉर्म होगी एक्सेल शीट पे, तब एक्चुअली फाइल हमारी राइट होगी। ठीक, तो इतना कोड हम एग्जीक्यूट कराते हैं और देखते हैं हमारी फाइल बनी। नो सच फाइल। ओके, फाइल डायरेक्टरी है नहीं, तो एक काम करते हैं, हम फाइल का पाथ क्यू हटा देते हैं, डी डायरेक्टरी में डायरेक्टरी सेव करते हैं। हाँ, अब हमारी एक्चुअल एक्चुअल फाइल क्रिएट हो गई होगी। ठीक है, और डी फोल्डर में देखते हैं हम लोग किस नाम से होनी चाहिए, आउटपुट। आउटपुट नाम से एक फाइल होनी चाहिए हमारी। तो आउटपुट डॉट एक्स एल एस एक्स नाम की फाइल हमारी बन गई है। इसको ओपन करते हैं, ओपन करके चेक करते हैं डेटा को। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग शीट 3 में डेटा पड़ा हुआ है, कौन सा, डीएफ सब का। शीट 1 में डेटा पड़ा हुआ है ट्रिपल डी का, शीट 1 में। ठीक, और फिर उसके बाद शीट 2 में डेटा पड़ा हुआ हमारा किसका, जो हम लोगों ने डीएफ फाइनल क्रिएट किया था। ठीक है, डीएफ फाइनल जो क्रिएट किया था उसका डेटा। ठीक, अब एक्चुअल में जो नाम ये इधर उधर हुए हैं वो किसकी वजह से हुए हैं, जो हम लोगों ने राइटिंग परफॉर्म की थी, सीक्वेंस राइट किया था, शीट 3 पहले, फिर शीट 1, फिर शीट 2। यहाँ पर आप नाम कुछ भी दो, जो नाम दोगे वही यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पहले वाली सीट का नाम हमने शीट 3 दिया था, ये शीट 1 है, फिर ये शीट 2 है। ठीक, तो इस तरीके से हमारी क्या हुई है, राइटिंग परफॉर्म हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक्सेल रीड या राइट करते हैं। अब कुछ और चीजें देख लेते हैं। इसी फाइल को हम लोग रीड करेंगे, इसी फाइल को रीड करेंगे, बट अब की बार शीट वाइज रीड करेंगे। ठीक है, शीट वाइज रीड करेंगे। ठीक, तो अभी हम लोगों ने इस जब पहली बार रीड किया था तो हमने क्या किया, डायरेक्ट एक्सेल फाइल रीड कर ली थी, बट उसकी मल्टीपल सीटें नहीं रीड की थी। अब मल्टीपल सीटें रीड करेंगे, लेकिन अब जो रीडिंग वाला फंक्शन होगा वो डिफरेंट होगा। पहले हम लोगों ने रीड किया था रीड अंडरस्कोर एक्सेल से, अब की बार हम लोग रीड करेंगे एक्सेल फाइल से रीड करेंगे। ठीक है, ये दूसरी तरीके से अब लोग रीड कर रहे हैं, हम लोग रीड कर रहे हैं। तो कैसे रीड करेंगे, pd डॉट एक्सेल फाइल, और फिर पाथ पास करेंगे फाइल का, और रिसीव किस में करेंगे, एक्सेल नाम के डेटा फ्रेम में। बेसिकली सॉरी, ये डेटा फ्रेम गलत बोल दिया, ये डेटा फ्रेम नहीं है,
डेटा फ्रेम नहीं है। बेसिकली यहाँ पर हम लोगों ने अभी कोई फाइल नहीं रीड की है, अभी हम लोगों ने फाइल को पार्स किया है। अभी हम लोग सीट वाइज रीड करने वाले थे ना, अभी रीड नहीं किया, अभी हम लोगों ने सिर्फ फाइल को पार्स किया है। पार्स करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, पहले शीट चेक करेंगे इसकी कौन कौन सी सीट है, कौन कौन सी सीट अवेलेबल है। जैसे यहाँ तो हम फाइल को ओपन करके देख पा रहे हैं कि ये शीटें हैं, लेकिन सपोज हम लोग फाइल को ओपन नहीं कर सकते तो उस केस में क्या करेंगे, सीट का नाम नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो सीट का नाम नहीं पता है तो उस केस में हमें सीट का नाम कोड से चेक करना पड़ेगा। कोड से कैसे चेक करेंगे, हम लिखेंगे उस जो ऑब्जेक्ट एक्सेल जिसमें हमने पार्सिंग रिसीव किया था एक्सेल फाइल की, उसका नाम प्लस शीट नेम, सॉरी प्लस कह रहे हैं डॉट शीट नेम। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में जितनी भी शीट होंगी वो सारी की सारी डिस्प्ले हो जाएंगी। पहले तो हम इतना एग्जीक्यूट कराते फिर इसको एक्सेल 2 में स्टोर करेंगे। ठीक, पहले एग्जीक्यूट कराते तो यहाँ पर हमें जितनी भी शीटें थी उनकी एक लिस्ट मिल गई है। अब इनमें से जो भी शीट आपको रीड करनी है रीड कर सकते हो। हमने इस लिस्ट को एक्सेल 2 में स्टोर कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग पास कर सकते हो एक्सेल 2 का जो भी इंडेक्स पास करोगे। एक्सेल 2 का सपोज 0 इंडेक्स पास करेंगे। ठीक है, एक्सेल डॉट पार्स, कौन सा पार्स करना है हमें, एक्सेल 2 का 0th इंडेक्स का, मतलब शीट 3 को पार्स करना है, मतलब रीड करना है। ठीक, तो हमने क्या लिखा, एक्सेल डॉट पार्स एक्सेल 2 0। ठीक, और इसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो हमें क्या मिल गया, शीट 3 का डेटा मिल गया। ठीक है, शीट 3 में हम लोगों ने क्या राइट किया था, शीट 3 डीएफ सब, डीएफ सब में क्या पड़ा हुआ था हमारा, यही चीज मिली है, DT1 MD RHW1 200 दिस वन एंड दिस। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल शीटों को रीड करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कुछ और फंक्शंस की, बस दो चार फंक्शन और है, इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक, कुछ पैरामीटर जो हम लोगों ने शुरू में कहा था कि आप फाइल पाथ के अलावा कुछ और पैरामीटर भी सेंड कर सकते हो इस रीड एक्सेल नाम के फंक्शन में। ठीक है, तो रीड एक्सेल नाम का या क्लास होगी या फंक्शन, कोई एक चीज होगा, रीड एक्सेल कुछ भी हो सकता है, क्लास भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है। और इसमें फाइल पाथ के अलावा कुछ और पास कर सकते हो क्या, शीट नेम। अगर आप एक्सेल फाइल से ना रीड करके रीड एक्सेल से ही रीड करना चाहते हो तो यहाँ पर आप डायरेक्टली फाइल पाथ दोगे, रीड एक्सेल करोगे, फाइल पाथ दोगे और शीट नेम पास करोगे, वो पर्टिकुलर शीट आपकी रीड हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग रीड करके प्रिंट कराते हैं एक्सेल फाइल। शीट नेम फिर लग रहा है मॉडिफाई हुई है, पेंडास लाइब्रेरी शीट नेम, अच्छा सॉरी यहाँ पर अंडरस्कोर कर दिया है, जो भी मॉडिफाई हुई है फाइल रोज अपडेट होती रहती है लाइब्रेरी। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने चेंज कर दिया, शीट नेम कर दिया। एग्जीक्यूट कराते हैं, अगेन नो सच फाइल, अच्छा सॉरी पाथ गलत दे दिया हम लोगों ने। तो यहाँ पर देखो हमारी वो पर्टिकुलर शीट रीड हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा और पैरामीटर क्या है, क्या हो सकते हैं, हम शीट नेम की जगह सीट नंबर भी दे सकते हैं। सपोज हमें सीट नेम नहीं पता है, डायरेक्टली शीट नंबर अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली शीट नेम में नंबर पास करेंगे। ठीक है, क्या पास करेंगे, नंबर में भी। अब ये चले क्योंकि पेंडास अपडेट हुई है, अगर चल जाता है तो बढ़िया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम शीट नेम ना देके सीट नंबर दे रहे हैं शीट नेम में। ओके, अगेन पाथ पुराना पड़ा हुआ है, पुराना एक्सेल फाइल का। तो यहाँ पर देखो शीट 1 अब की बार रीड हुई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम चाहते हैं कि हेडर हमारा कुछ ना हो, जैसे हम जो भी फाइल रीड कर रहे हैं, एक्सेल फाइल हमारी ये है और पहला कॉलम चला जा रहा है किसमें, हेडर में चला जा रहा है,
तो हम इसको स्किप करना चाहते हैं, इसको हेडर नहीं बनाना चाहते, तो हम क्या करेंगे, हेडर इक्वल्स टू नन कर देंगे। क्या कर देंगे, हेडर इक्वल्स टू नन कर देंगे। और अब डीएफ को प्रिंट कराते हैं, डीएफ को रीड करके प्रिंट कराते हैं। ओके, एक्सेल रीड एक्सेल अनएक्सपेक्टेड आर्गुमेंट शीट नेम। हेडर को नन करके रीड करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखो, अब हेडर इसने अपने से खुद से जनरेट किया 0 1 2 3। अब फर्स्ट रो हमारी हेडर में नहीं गई है। ठीक है, तो आप चाहते हो कि आपका डेटा मतलब आपके सपोज आपके मशीन लर्निंग डेटा, मतलब जो भी डेटा है आपके पास मशीन लर्निंग मॉडल के लिए, उस डेटा में सिर्फ डेटा ही डेटा पड़ा हुआ है, कॉलम नेम नहीं पड़ा हुआ है, तो उस केस में आप नन करके रीड करोगे, हेडर इक्वल्स टू नन। ठीक, ताकि वो पर्टिकुलर डेटा जो पहली रो में था वो डिलीट ना हो जाए, मतलब स्किप ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हेडर इक्वल्स टू अगर हम 1 देंगे, तो ये जो भी एक्सेल फाइल में फर्स्ट रो होगी, जो फर्स्ट रो होगी वो किस में चली जाएगी, हेडर में चली जाएगी। सपोज आप चाहते हो कि फिफ्थ रो को हेडर बनाना चाहते हो, तो यहाँ फिफ्थ 5 कर दोगे। 10th रो को हेडर बनाना चाहते हो तो यहाँ 10 कर दोगे। जो भी आप पास करोगे वही आपका हेडर बन जाएगा। ठीक है, एग्जीक्यूट कराते हैं। और ओके, इसमें उतनी रो ही नहीं है, सिर्फ 2 ही रो थी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम थर्ड स्ट्रीट को रीड करते हैं। आउट ऑफ रेंज, अगेन आउट ऑफ रेंज चली गई। सेकंड को रीड करते हैं। ओके, डेटा फ्रेम में हमारी वैल्यूज कुछ गई हैं, अब उनको प्रिंट कराते हैं हम लोग। डी या डी फ्रेम ओपन करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पर जो भी फिफ्थ कॉलम में जो वैल्यू होगी वही हमारी सेम, सॉरी आउट, लेकिन देख नहीं सकते यहाँ पर। तो एक काम करते हैं हम लोग, पहले शीट 2 को रीड करते हैं और इसकी फिफ्थ रो देख लेते हैं। शीट 2 को रीड करके फिफ्थ रो देखते हैं। तो फिफ्थ रो में इसका पड़ा है, फिफ्थ नहीं, सपोज डीएफ फाइल। तो यहाँ पर देखो फिफ्थ रो में क्या पड़ा हुआ है, 480 280 और ये। और जब हम लोगों ने नेक्स्ट डेटा फ्रेम रीड किया था, यहाँ पर हेडर में हमने 5 पास किया था, हेडर में 5 पास किया है। तो यहाँ पर देखो फिफ्थ रो जो ये थी ओरिजिनल फाइल की, वो किस में चली गई, हेडर में चली गई, यहाँ से स्किप हो गई, डेटा फ्रेम से स्किप हो गई। ठीक, तो जो भी रो जाएगी हेडर में वो स्किप हो जाएगी ओरिजिनल डेटा फ्रेम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंडेक्स कॉल। जैसे हम लोग किसी रो को, पर्टिकुलर रो को कॉलम नेम बना रहे हैं, उसी तरीके से सपोज हमारे पास जो डेटा फ्रेम है, इस डेटा फ्रेम का किसी पर्टिकुलर कॉलम को हम इंडेक्स बनाना चाहते हैं। ठीक है, अभी क्या किया है, एक रो को हमने कॉलम बनाया, कॉलम नेम बनाया। अब सपोज किसी पर्टिकुलर रो को हमें इंडेक्स बनाना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हम लोग हेडर पास कर रहे हैं, हेडर की जगह क्या पास करेंगे, इंडेक्स कॉल। हेडर हेडर बनाता है, इंडेक्स कॉल कॉल बनाता है। तो सेकंड कॉलम को हम क्या बनाना चाहते हैं, इंडेक्स बनाना चाहते हैं। सेकंड कॉलम हमारा इंडेक्स बन गया और डी फ्रेम में स्टोर हुआ है। डी फ्रेम ओपन करते हैं, तो डी फ्रेम में हमारा 2 2 चला गया, जो कि कॉलम था हमारा क्या, RHOB1। ठीक, तो RHOB1 क्या बन गया हमारा, ये। ठीक,
इंडेक्स कॉल। आगे आगे बढ़ते हैं। सपोज हमारे डेटा फ्रेम में शुरू की कुछ रोज में कुछ कमेंट लिखे हुए थे, डेटा की जगह कुछ कमेंट लिखे हुए थे, जैसे किसी डेटा फ्रेम में ये सपोज हमारी एक्सेल फाइल थी या फिर एक्सेल फाइल बनाते हैं। इस शीट 3 में हम इसमें कुछ डेटा लिख देते हैं। सपोज यहाँ पर हम कुछ कमेंट लिख ले रहे हैं। इस तरीके से सपोज कुछ रो में हमने कुछ कमेंट लिख दिए, दिस इज डमी डेटा हैविंग 7 कॉलम। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ और 196 रोज, कुछ डिटेल लिखी हुई है इस डेटा के बारे में, कुछ भी लिखी हो सकती है। मतलब कुछ फिक्स नहीं होता। जब भी आप डेटा सेट डाउनलोड करते हो तो हो सकता है कि उसके शुरुआत में उस डेटा की डिटेल हो, हर एक कॉलम में क्या वैल्यू है, क्या मैक्स वैल्यू है, क्या मिन वैल्यू है, उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी है, हर एक कॉलम में क्या क्या पॉसिबिलिटी, क्या क्या वैल्यू की पॉसिबिलिटी, ये सब सारी चीज़ें रहती हैं इन जनरल। ठीक है, और इसमें भी सपोज कुछ लिख दिया हमने, हैविंग मैक्स वैल्यू 2000। ठीक है, इस तरीके से हमने कुछ कमेंट लिख दिया, इस डेटा के बारे में डिटेल लिख दी। अब जब इस डेटा को रीड करोगे तो ये क्या आएगा, ये सारी चीज़ें डेटा फ्रेम में आएंगी। ठीक है, आती हैं कि नहीं ये चीज़ पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं क्या होता है। ठीक है, एक बार एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग। तो डेटा शीट को हम रीड करते हैं। कौन सी डेटा शीट? सी सी ठीक है, शीट 2 को रीड करते हैं एक बार हम लोग। ठीक है, और देखते हैं डेटा फ्रेम हमारा किस तरीके से बना। सॉरी सॉरी, यहाँ पर देखो क्या आ गया, नैन वैल्यूज चली गई हैं, कुछ नैन वैल्यूज चली गई हैं। ठीक है, तो नैन वैल्यू नहीं गई है, ये कुछ और ही है, कुछ और प्रिंट हुआ। सॉरी सॉरी, फिर कुछ और रीड हुआ ये शीट 012 हाँ अच्छा, इसको सेव नहीं किया, सेव कर लिया। हम्म, अब देखो यहाँ पर देखो वैल्यूज आ गई, वो वाली जो वैल्यूज थी वो आ गई, बाकी सब जगह क्या आ गया, नैन आ गया। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, इन जनरल तो नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये शुरू की जो रोज हैं इनको स्किप करेंगे। क्या करेंगे, शुरू की रोज स्किप करेंगे। तो स्किप करने के लिए हमें, हमारे पास कुछ, या तो आप मैनुअली कोड करके इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर रीडिंग करते समय स्किप कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ रोज, सपोज हम 4 रोज स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो 4 रो स्किप करके अब डेटा रीड होगा। अ, यहाँ पर शीट नेम अगेन चेंज करना पड़ेगा। अब डेटा फ्रेम देखते हैं। ओके, इस बार स्टोर हमने किसमें किया है, डी फ्रेम में। अ, नहीं, इस बार हम लोगों ने, सॉरी, दूसरी लाइन एग्जीक्यूट करा दी थी। इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, आप देखते हैं। ओके, ये पहली शीट 1 रीड हो गई, शीट 2 को रीड करना है हमें। हम्म, अब 4 नहीं, हमें एक और रो स्किप करनी पड़ेगी, क्योंकि 4 से ज़्यादा हमारी वो हो गई। 4 से ज़्यादा रो में हमारी, सॉरी, स्किप रो 2 हुई है, हमें क्या करनी पड़ेगी, 4 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप,
यहाँ पर अब वो वैल्यू नहीं है, हैविंग जितने भी कमेंट थे अब वो यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, पहले था ना हैविंग 7 कॉलम 198 रोज, ये सब सारी चीज़ें अब नहीं दिख रही। तो इस तरीके से हम स्किप कर सकते हैं रोज। जिस तरीके से आप लोग रो शुरू की रो स्किप कर रहे हो उसी तरीके से लास्ट की कुछ रो भी स्किप कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है डेटा फ्रेम के लास्ट में कमेंट लिखे होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने शुरू की रो स्किप की है, लास्ट की भी रो स्किप कर सकते हो, बट उसके लिए आपको यहाँ पर पैरामीटर पास करना पड़ेगा स्किप फुटर। स्किप फुटर कितनी रो स्किप करनी है, लास्ट से जितनी भी रो दोगे उतनी स्किप हो जाएंगी। ठीक है, अगेन स्किप फुटर, अगेन लग रहा है कि हटा दिया गया है, देखते हैं। अगेन इसका डॉक्यूमेंटेशन स्किप रीड एक्सेल, स्किप फुटर दिया तो गया स्किप फुटर, बट यहाँ पर अब की बार अंडरस्कोर हटा दिया गया है। ठीक है, पहले अंडरस्कोर था, अब अंडरस्कोर हटा दिया गया। तो एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारी अब लास्ट की 5 रो स्किप हो चुकी होंगी। ठीक है, हाँ, दोनों चीजें आप लोग साथ भी दे सकते हो, इंडेक्स कॉल, सॉरी इंडेक्स कॉल कह रहे हैं, स्किप रो और स्किप फुटर, ये दोनों पैरामीटर एक साथ दे सकते हो। तो जितनी रो यहाँ पर आप दोगे स्किप रोज में तो शुरू की उतनी रो स्किप हो जाएंगी, और स्किप फुटर में जितनी रो दोगे उतनी रो स्किप हो जाएंगी। ठीक है, तो एक बार ये करके देखते हैं हम लोग। अगेन स्किप फुटर को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी रो स्किप हो गई। ठीक, तो डीएफ फ्रेम में हमारी कितनी आ रही है, लास्ट लास्ट की 2 रो स्किप की हम लोगों ने, और शुरू की 2 रो स्किप की है। ठीक है, तो ओरिजिनल डेटा फ्रेम में हमारी कितनी रोज थी, 198 थी। ठीक है, अब इसमें 4 रो स्किप हो गई, तो टोटल कितनी हो गई, 194। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल पैरामीटर पास करते हैं किसमें, रीड एक्सेल में। और रीड सीएसवी में भी इसी तरीके से, और रीड जेसन में थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली एक्सेल फाइल की हैंडलिंग करते हैं। ठीक, अब आज का असाइनमेंट ये है कि इसकी वीडियो हम अपलोड करेंगे, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक्सेल फाइल अटैच करके हम लोग देंगे, मतलब हम देंगे। आप लोग को करना ये है कि जो एक्सेल फाइल ओरिजिनल होगी उसमें 3 कॉलम होंगे, एम डी डी टी वन और आर एच ओ बी वन, यहाँ पर नहीं दिख रहा है बट 3 कॉलम होंगे। ठीक, अब आपको करना क्या है, जिस तरीके से इस डेटा फ्रेम में आप लोगों ने मैनिपुलेशन किया था, अगर इसकी बात हटा दें हम लोग, सपोज डेटा फ्रेम कुछ इस तरीके से था, अ, इस तरीके से 3 कॉलम मिलेंगे आपको, एम डी डी टी वन और आर एच ओ बी वन। ठीक है, और ये सारे कॉलम नहीं होंगे, एब टोटल ये, ठीक, ये नहीं होंगे। तो आपको असाइनमेंट में ये करना है कि सम सबका करना है, मीन ऐड करना है, और क्या कहते हैं, हर एक रो वाइज मीन ऐड करना है, और जितने भी एनालिटिकल फंक्शन हमने बताए हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें परफॉर्म करके आपको कॉलम ऐड करके देना है। ठीक है, तो ऐड कैसे करना, अब ये असाइनमेंट कैसे करना ये हम बता दें। आप लोग को ये कोड लिखना है, कोड लिखने के बाद हमारी जो गिटहब रिपोजिटरी जहाँ से डाउनलोड करोगे वहीं पर वापस ले जाके क्या करना है, पुश करना है। ठीक है, गिट आता होगा आप लोग को, गिट थोड़ा भी आता है गिट के बारे में, हेलो।
गिट रिपोजिटरी में पुश पॉप आता है? थोड़ा थोड़ा नहीं सर, लेकिन पढ़ लीजिए। हाँ ठीक है, तो अगर कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज फिर बताएंगे। थोड़ा थोड़ा आता तो डाउनलोड करना है, मॉडिफिकेशन करना है, वापस से उसी गिट रिपोजिटरी पे पुश करोगे, ठीक है, उसी में पुश करोगे। अगर सही होगा तो फिर उसको हम उसमें मर्ज कर देंगे। ठीक है सर। इसी बहाने गिट सीखोगे, सारी सारी गिट के भी धीरे धीरे चीजें हम सिखा देंगे इसी इसी के चलते, ठीक है। तो अभी इवन अब थोड़ी थोड़ी कोड जब ऐसे होने लगेंगे, जो भी असाइनमेंट मिलेंगे फिर उनको आप लोग को गिट पे ही पुश करना है, ताकि इंडस्ट्री में जैसे गिट पे ही मैक्सिमम प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, तो गिट पे भी काम करना आप लोग धीरे धीरे सीख जाओ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो पूछ सकते हो, अदरवाइज स्टॉप कर। सर हाँ सर, ये जो स्पाइडर है, वो स्पाइडर में ये वेरिएबल का जो सेक्शन है, हाँ हाँ वो नहीं दिख रहा है सर। मैंने वो फिर से इंस्टॉल किया है तो। ठीक है, हम वीडियो यहीं स्टॉप कर रहे हैं, फिर अभी डिस्कशन करते हैं इस पर, ठीक है।